हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं सर जी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे देख सकते हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का ये अध्याय 1 रहेगा जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ये हमारा वन शॉट वीडियो रहेगा मेरे भाई, और इस वीडियो का नाम दिया गया है क्रैश कोर्स के नाम से ये वीडियो, ठीक है। क्रैश का मतलब होता है टकराना, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक टैगलाइन याद रख लेना मेरे भाई, पढ़ लो कहीं से, क्वेश्चन तो लड़ेगा यहीं से मेरे भाई। देख लेना एग्जाम में जाकर के देखना, ठीक है। यूपी बोर्ड के बहुत सारे छात्र हमसे पढ़ करके टॉप किए हैं, जल्द ही उसका वीडियो आ जाएगा आपके सामने, तो चिंता मत कीजिए मेरे भाई, ठीक है। देखो मेरे भाई, ये वन शॉट रहेगा ये चैप्टर 1 का जिसका नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। मैथ का ये चैप्टर 1 है। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, है ना, यूपी बोर्ड का स्पेशल चैनल जो है वो क्रिएट कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग जाकर के उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 मिलियन पुरने की खुशी में, जल्द ही 2 मिलियन पुर जाएगा, और जैसे ही 2 मिलियन पुरेगा तो सारे टीचर वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस YouTube पे ये हमारा ये डेमो क्लास रहेगा मेरे भाई। बाकी के जितने भी क्लास होंगे सारे के सारे क्लास आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है पंकज स्टडी सेंटर। जब आप एप्लीकेशन यानी प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना पंकज स्टडी सेंटर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एप्लीकेशन का, उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लेना और क्रैश कोर्स जो है वो परचेज कर लेना। देखो मेरे भाई, क्रैश कोर्स के नाम से होगा, आप उसे परचेज कर लेना। फ्री वीडियो यहां भी है और वहां भी है, देख लेना। सॉरी, हर एक सब्जेक्ट का फ्री वीडियो आएगा मेरे भाई, यूट्यूब पे भी आएगा डेमो क्लास के रूप में, देख लेना। पसंद आए तो ही क्रैश कोर्स ज्वाइन करना मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो आइए देख लेना, पसंद तो आवे करेगा। हाँ, तो सबसे पहली बात क्या है कि आप जब चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले तो ये जान लो कि मेरे भाई, जैसे कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, क्या मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो मेरे भाई कलम तो सिलेक्ट कीजिए ना भैया। आप कहां घूम रहे हैं, कलम सिलेक्ट कीजिए। तो आप अभी पढ़ रहे हैं मैथ का चैप्टर 1। सबसे पहली बात है, हम जान लेते हैं कि एग्जाम में कितने नंबर का क्या पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, इसलिए मैंने लेकर के आ गया है। देखो मेरे भाई, यूपी बोर्ड मैथ है ना, तो मैथ का जो यूपी बोर्ड में जो है वो मैथ में क्या क्या पूछा जाता है वो देख लीजिए मेरे भाई, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो 20 गो प्रश्न पूछा जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो 20 गो पूछा जाएगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी 20 गुने 20 बोले तो 20 गुने 1 बोले तो 20 नंबर। तो 20 नंबर जो है मेरे भाई वो कहां से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। वहीं हम बात कर लिए खंड क और खंड ख में बटे रहेंगे, जैसे उपखंड क है और उपखंड ख है, तो उपखंड ख में क्या क्या आता है, देखो पहला पॉइंट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल कितने पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो याद रखना टोटल के टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने नंबर का पूछे जाता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, तो 2 नंबर का रहता है, यानी 6 गुने 2 मतलब 12 नंबर यहां से आ जाएंगे मेरे भाई। कहां से, 12 नंबर यहां से आ जाएंगे। किससे आ जाएंगे, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न से आ जाएंगे मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। वहीं हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल आपसे कितने पूछे जाएंगे, तो देखो टोटल आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लेकिन जवाब देना होता है 3 ही प्रश्न। देखो अथवा करके पूछेगा, जैसे 3 गो प्रश्न पूछेगा ना, तो इसके साथ अथवा करके, जैसे एक प्रश्न पूछ दिया तो एगो अथवा में, फिर दूसरा प्रश्न पूछा तो एगो अथवा में, फिर तीसरा प्रश्न पूछा तो एगो अथवा में, है ना। तो टोटल 6 प्रश्न पूछेंगे और जवाब देना है कितने का मेरे भाई, तो आपको देना है केवल 3 का जवाब देना है। और ये कितने नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, तो 6 नंबर का रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो 3 क्वेश्चन है 36 18, तो भाई मेरे आपको मिल जाएंगे यहां से 18 नंबर। कितने नंबर सर जी, 18 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। किससे, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। वहीं हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो पहले हालांकि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है लास्ट में रहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं सर जी, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे टोटल पूछा जाएगा 6 गो प्रश्न।
टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 6 गो प्रश्न पूछे जाएंगे। जवाब कितने प्रश्न का देना है? तो 5 प्रश्न का देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर के आएंगे मेरे भाई। तो 4 नंबर के आएंगे तो 5 चौका 20, मतलब 20 नंबर यहां से प्राप्त हो जाएंगे। क्या? 20 नंबर जो है यहां से प्राप्त हो जाएंगे। तो टोटल कितने नंबर हुए मेरे भाई? तो टोटल नंबर हो गए 70 नंबर, है ना। आप जोड़ लो, हिसाब तो आता है ना मेरे भाई। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया। वही हम बात कर ले अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 12 हो गया। वही हम बात कर ले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे पास कितना हो गया? 18 हो गया। और लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे पास कितना हो गया मेरे भाई? तो 20 हो गया, है ना। तो 20 20 40 हो गए। 40 और 12 52, 52 और 18 कितने हो गए मेरे भाई? 70। तो टोटल 70 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और मेरे भाई याद रखना, क्या याद रखना मेरे भाई? यहां पे मैंने लिख दिया कि 70 में 70 यहीं से लड़ेंगे मेरे भाई, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए मेरे भाई अब क्या करते हैं, ये तो आपने देख लिया मेरे भाई। तो टोटल 70 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, ओके। और प्रैक्टिकल जो है आपको 30 नंबर का दे दिया जाएगा। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 का हम गोर हाथ तोड़ेंगे, एकदम अंत तक देख लो। पसंद आए ना तो ही क्रैश कोर्स एप्लीकेशन पे ज्वाइन करना, नहीं पसंद आए तो छोड़ देना, कहना कि सर हमको पसंद नहीं आता, कमेंट में लिख देना, ठीक है। अगर पसंद आए तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, पीडीएफ के साथ मिलेगा, सारा चीज मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो आइए ना एनर्जी के साथ शुरू करते हैं मेरे भाई। तो यहां पे आ गए। सबसे पहली बात है, इस चैप्टर में क्या क्या पूछा जाता है, यानी क्या क्या पढ़ना होता है मेरे भाई, वो जान लो। फैक्ट टू फैक्ट बात मेरे भाई, अभी आप लोग जानते हैं कि न्यू एनसीईआरटी से अब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी से, सॉरी न्यू एनसीईआरटी से ही बच्चे पढ़ रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी को छोड़ दिए। हमने यहां पे जो भी चीज लिखा है वो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है। तो भाई न्यू एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको यहां बता देता हूं। सबसे पहली बात है कि परिमेय और अपरिमेय पे क्वेश्चन आ जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ जाएगा, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं आएगा मेरे भाई। ये पुराने वाले एनसीईआरटी बुक में था, कह रहा था कि उसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जब दो संख्या दे दिया रहता है। लेकिन अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से नहीं पूछेगा। अब पूछेगा क्या? तो दो संख्या दे दिया जाएगा और कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मौसा ज्ञात करो या फिर लसा ज्ञात करो। कोई दिक्कत? नहीं ना दिक्कत, डाउट, खुजली, हवट नहीं ना है? अगर है तो डॉक्टर से दवा लो, ठीक है। अगला पॉइंट है अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त करे, ये भी पूछेगा। अगला पॉइंट है सह संख्या मेरे भाई, ये भी पूछेगा, इसलिए चिंता मत करो। अगला पॉइंट है शांत और अशांत आवर्ती, ये नहीं पूछेगा मेरे भाई। क्या? ये आपसे नहीं पूछेगा, ये ओल्ड एनसीईआरटी में है। हमने इसलिए लिया ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, न्यू एनसीईआरटी में और ओल्ड एनसीईआरटी में क्या फर्क है ना। तो ये भी हटा दिया गया है, मतलब यहां पे हम इसको काट देते, ये भी हटा दिया गया है, और शांत अशांत आवर्ती ये भी हटा दिया गया है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे मेरे भाई। अगला, ये वाला क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया जाता है, तो ये आपको आना चाहिए, और ये भी मैं आपको बताऊंगा एकदम रापचिक स्टाइल में, ठीक है। कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो मेरे भाई सबसे पहली बात आती है, क्या आती है? ये जो आप देख रहे हैं पहला कि परिमेय और अपरिमेय को पहचानना। तो ये पहचान लेते हैं मेरे भाई कि क्या है नहीं है। सबसे पहली बात है कि अगर कोई आपसे पूछे पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लिख लो, याद कर लो, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन वहीं हम बात करें पाई की वैल्यू, किसकी भाई? पाई की वैल्यू क्या है? तो परिमेय संख्या। जैसे पाई का मान होता है 22/7, और डिग्री में कहा जाए तो 180 डिग्री होता है, वहीं पॉइंट में कहा जाए तो 3.14 होता है कि नहीं? तो ये सब पाई की वैल्यू है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत मेरे भाई, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि पाई एक अपरिमेय संख्या और उसकी जो भी मान है वो सारे के सारे परिमेय संख्या है। इसी बात पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, लेकिन हम पढ़ करके आवाज करेंगे, समझ रहे हैं, एकदम आईएएस वाईएएस बनेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है 3.33 ... ये कौन सी संख्या है मेरे भाई?
परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो बहुत बच्चा डायरेक्ट कहता है सर ये तो डॉट डॉट लगा है मतलब अपरिमेय संख्या है। नहीं, बहुत मार मारेंगे, ये ऐसा तुक्का नहीं लगाना है मेरे भाई। देखो ये जो 3.33 डॉट डॉट लगा है इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ये जो 3 मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। और जिस संख्या पर बार लगा रहता है, याद रख लेना, जिस संख्या पे बार लगा रहता है वो हमेशा क्या होता है सर जी, तो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। क्यों, क्योंकि जिस संख्या पे बार लगा रहता है उसे पी वाई क्यू के रूप में बदला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लास्ट में हम लिए हैं पी वाई क्यू के रूप में बदलने वाला, हम उसको बदल के दिखाएंगे। चिंता काहे करते हो मेरे भाई, ठीक है, ओके। चलिए सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, सब क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अंत में, चिंता मत करो मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। ये वाले प्रश्न क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है मेरे भाई, परिमेय है या अपरिमेय है मेरे भाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें पॉइंट के देखो 0.10 110 110 फिर 0 410 तो डॉट डॉट, तो इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। जो रिपीट होता है वो तो परिमेय, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। क्या, अपरिमेय संख्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर, आपने समझ लिया? हाँ मेरे भाई आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। ई कौन सी संख्या है मेरे भाई, याद रखना, या कंसेप्ट याद रखना, मैं आपको बताता हूं। क्या, मैं आपको बताता हूं, देखना ध्यान से। मैं यहां पे सफेद ले लेता हूं, ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं सर जी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना, और अपरिमेय संख्या, सर जी अपरि है, चलना रे, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में सर जी याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, क्या याद रखना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच चाहे वो प्लस का निशान हो, नहीं दिख रहा है ना, कौन रेड कलर लेते हैं, चाहे वो प्लस का निशान हो है ना, या फिर माइनस का निशान हो, या फिर भाग का निशान हो, या फिर गुना का निशान हो, तो हमेशा रिजल्ट क्या होता है मेरे भाई, याद रखना, तो अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है, याद रखना। जैसे इसे ऐसे समझो मेरे भाई, कैसे समझो, इसे ऐसे समझो, कैसे, तो ऐसे, जैसे कि मैं मान लूं परिमेय संख्या 5 है और अपरिमेय संख्या √2 है, इस बीच में प्लस का निशान लगा दिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, है ना, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि 7 हमारे पास परिमेय संख्या है, हम माइनस का चिन्ह लगा दिए, और √3 हमारे पास क्या, अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा सर जी, इस बात को ध्यान रखना, तो ये हमेशा अपरिमेय ही आएगा। याद रखना परिमेय और अपरिमेय के बीच कोई भी निशान हो, प्लस का हो, घटाव का हो, गुना का ऐसे लिखेंगे, तो जैसे 7 है और √7 है और √3 है, तो ये क्या है, 7 और √3 के बीच में क्या है, गुना का निशान है, तो परिमेय और अपरिमेय के बीच में गुना भी रहे तो भी हमारे पास अपरिमेय रिजल्ट आएगा, माइनस रहे तो भी अपरिमेय, प्लस रहे तो भी अपरिमेय, और भाग रहे, भाग को ऐसे लिखो, जैसे 5 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या, तो ये क्या है, भाग का निशान है बीच में ना, बट्टा का मतलब यही, तो ये हमारे पास क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। यही तो हम आपको समझा रहे हैं, अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्या ही होगा, यही ना हम आपको समझा रहे हैं मेरे भाई। तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब सर जी जब आपने समझ ही लिया है तो अच्छी बात है ना, तो अब बताओ, 2 परिमेय संख्या √6 अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय, यानी ये अपरिमेय संख्या है, और 6 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब बताइए अपरिमेय और परिमेय का घटाव यानी अंतर क्या रिजल्ट होगा, तो अपरिमेय संख्या ही होगा, तो हम लिख देते अपरिमेय संख्या, ठीक है, समझ में आइल बात। वहीं हम बात करते हैं सर जी, देखो √3 बटे √3 मतलब क्या हुआ, √3 से √3 में, यानी देखो अपरिमेय से अपरिमेय भाग दे रहे हैं, तो ये कट जाएगा तो हमारे पास 1 आएगा, मतलब इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय और अपरिमेय से भाग देते हैं तो हमारे पास
क्या हो जाता है, परिमेय संख्या भी प्राप्त होता है, उसे सॉल्व करके देखने की चीज है। ठीक है, ये 5 परिमेय √3 अपरिमेय, दोनों के बीच में प्लस का निशान, रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, है ना। हम तो आपको समझा ही दिए हैं, अपरिमेय संख्या ही होगा मेरे भाई, है ना, संख्या है, राइट। तो मेरे भाई परिमेय और अपरिमेय के बारे में जान लिया। अब बात आती है सर जी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। आइए ना हम आपको बताते एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना, समझा करके। देखो अब बात आते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बारे में। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास प्रश्न है और ये प्रश्न हमारे पास यूपी बोर्ड में जो है, ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। कितने, 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए हमारे पास क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में है, इसलिए इसको काट देंगे। अब जो पूछेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से 867 और 255 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये पूछेगा। ठीक है, ये नहीं पूछेगा। तो इसी को हम मॉडिफाइड करके मेरे भाई आगे क्वेश्चन ले चुके हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है, आगे ऑब्जेक्टिव लिए हैं। तो हम यहां भी सॉल्व कर देते हैं कि मान लो कि अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या, कि अगर आपसे यहां पे ये काट करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को काट दे और कह दे कि भैया क्या मेरे भाई, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, किससे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड है ना, विधि से, विधि से क्या ज्ञात करे, तो 867 255 का एचसीएफ और साथ में एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे सर जी, बहुत आसान है, ज्ञात करना एकदम सिंपल है मेरे भाई। तो आप क्या करो, पहले यहां पे लिख लो मेरे भाई हल। तो मैंने लिखा सर जी यहां पे हल। अब यहां से देख लो सर जी क्या करते हैं, 867 है तो 867 इसका फैक्टर कर लेंगे, और इधर हमारे पास 255 है तो 255 इसका भी फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, अब ये 7 है लास्ट में, तो 2 से तो लगेगा नहीं, ये तो तय है। 3 से लगा के देखेंगे, 3 दूना 6, 8 3 24, 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, हमने लगा दिया। तो आगे गया 2 26, 8 3 24। ठीक है, ये मैंने भाग देना, 3 से लगाने का मतलब 867 में भाग देना, और जो भागफल आता है वह नीचे पटक देते हैं, ये ध्यान रखना, यही सब बात है। आई मुजवानी हम कर रहे हैं। 3 दूना 6, 8 में 4 तो 2, ये 26, 8 3 24, फिर 2 या 27, 3 नमा 27, ये आ गया। अब इसको तोड़ो, 3 से तो हो गया, ये 3 से टूटेगा, 8 3 24, 24 4 नहीं, 3 से नहीं टूटेगा। ये 7 से टूटेगा, 7 चौक 28 नहीं टूटेगा। ये 9 से भी नहीं टूटेगा, 11 से 11 दूना नहीं टूटेगा। ये मेरे ख्याल से 17 से टूटेगा, देखते हैं तोड़ के। 17 कम 17 मेरे भाई 28 में से आप क्या करो, 17 को घटा दो, घटा देंगे तो 8 में से कितना, 7 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, बचा क्या हमारे पास, ये तो हो गया क्लियर। ये हमारे पास 1 है, 11 बचा, 11 पे 9 लगा दो। 17 सते कितना होता है, 17 छक्का 102, 17 सते 19 से, तो 17 आएगा। मतलब ये हमारे पास आया कि 3 गुने में 17 गुने में 17, ये आया इसका अभाज्य गुणनखंड, है ना। उसी तरीके से 255 है, इसको तोड़ो अभाज्य गुणनखंड करो तो कितना से लगेगा सर, ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 8 3 24, 3 से लग जाएगा। 3 से लगाए तो 8 3 24, 25 में 24 जाएगा तो 1, इधर 15, 3 5 15 हो जाएगा सर। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, क्या 3 से लगेगा, 17 5 85, ये तो 3 से लग गया, 5 से लग जाएगा, 17 5 85, मतलब 3 गुने में 5 और गुने में 17, ये हमारे पास आ गया। सर जी अगर आपको एलसीएम कह दे ज्ञात करने के लिए तो कैसे ज्ञात करिए, या एचसीएफ कह दे ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो जो हूबहू मिलेगा वही हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। तो हूबहू इसमें क्या मिल रहा है सर जी, है ना, तो यहां भी 17 है हमारे पास और यहां भी 17 है, तो उस 17 निकाल लेंगे।
यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो गुने में 3 लिख लेंगे। 17 तिहाई कितना हो जाएगा 51। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा HCF। अब वही हम बात करते हैं सर जी एलसीएम की। तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका ये है सर कि जो आपको हूबहू मिला उसको भी लिखना है। तो जो हूबहू मिला, क्या मिला था हमको 17 मिला था और गुने में 3 मिला था, तो हमने 17 और 3 को निकाल लिया। अब जो नहीं मिला उसको भी निकालो। ये 17 नहीं मिला था, हम ये गुने में 17 लिख लेंगे। अब उसके साथ साथ क्या नहीं मिला सर जी, तो इस 17 के साथ साथ ये 5 नहीं मिला है, तो हम गुने में क्या करेंगे सर जी 5 ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहां से हम क्या कर देंगे, गुना करके लिख देंगे। 17 गुने 17 गुने 3 हम तो लिख ही दिए हैं, बच गया हमारे पास 5, सबको गुना कर दो। 17 तिया 51, ठीक है ओके। 17 सते ऐसे गुना, 17 सते हम मतलब 17 सते 17 17 का स्क्वायर 289 और 5 तिहाई हो जाएगा 15। मेरे भाई 289 में 15 से गुना कर दो, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। 9 पचे 45 के 5 हासिल गया 4, 8 पंच 40 और 4 हो जाएगा 44 के 4 हासिल गया 4, 5 दूना 10 है ना, 10 4 14, यही ना होगा। 1400 हमारे पास कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है हमने कर दिया। 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, जोड़ ये 5, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 8 4 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 2 2 4, 43 35 हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा 43 35, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब बताओ कोई दिक्कत, हौहट खुजली परेशानी नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए मेरे भाई, है ना। दिलवा ले गई पियर की फड़ाक वाली ये गाना सा हम सुनते रहते हैं, आ जाता है सामने तो गा देते हैं, मुंह पर आए तो गा देते हैं, बस बात खत्म। अब थोड़ा सा बुरा लगे, लाइफ है तो एंजॉय तो करवे करेंगे, है ना। लाइफ है तो एंजॉय करवे करेंगे, चिंता रहे में रहेंगे तब तो दिक्कत है। चिंता तो चीता के समान होता है ना। पता चलेगा उम्र से पहले मर गए। ठीक है, ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर जी। ओके, तो ये आपने समझा। अगला प्रश्न सर जी, अब देखो उदाहरण 2 मैंने ये भी लिया, इस टाइप के भी प्रश्न पूछ देते हैं। संख्याओं 6 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से देखो HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिया है, तो चिंता मत करो। मतलब देखो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय गया, HCF और LCM आपने देखा, परिमेय और अपरिमेय देख लिया। अब बच गया अभाज्य गुणनखंड विधि ना, तो अभाज्य गुणनखंड विधि आपको हम समझा रहे हैं सर जी। ठीक है, तो आइए 6 का हम फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 3 होगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 होगा। उसी तरीके से 20 का फैक्टर करो, 2 से लगाएंगे तो 10 होगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 से लगाएं तो 5 होगा। राइट, अब यहां पे आ गए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आप कहो सर 5 से लगाएंगे तो 1 नहीं होगा, काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर जी, बिल्कुल होगा। अब यहां पे देखो सबसे पहली बात हम HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे, जो हूबहू मिला, यहां 2 तो यहां भी 2, तो 2 निकाल लो। गुने में और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है सर जी, तो हम ये 2 ही रहने देंगे, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, HCF तो 2 आ गया, LCM निकालो। LCM निकालेंगे तो जो हूबहू मिला उसको लिखो, 2 में से 2 मिल गया तो ये 2 लिख लेंगे, गुने में 2 लिख लिया। अब 3 बच गया तो 3 लिखो, गुने में ई 2 बच गया तो 2 लिखो, और गुने में ई 5 बच गया तो ई 5 लिखो, गुना कर दो। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास LCM और ये हमारे पास HCF आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने सर जी बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को समझा। तो आपने अभाज्य गुणनखंड विधि देखा, मैं ऐसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय, है ना, बहुविकल्पीय, वो सब हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चिंता काहे करते हो, है ना, हम है ना आपका भाई आ गए मेरे भाई। जिसने भी सिस्टम बनाया है उस सिस्टम पे हम लोगों को क्या करना है, राज करना है। सिस्टम फाड़ना नहीं है, सिस्टम पे राज करके दिखाना है हम लोगों को। क्या करके, तो टॉपर बन के, है ना। यूपी बोर्ड में क्या करना है, टॉपर बनना है। जैसे ही टॉपर बनोगे ना भाई, सर जी को नहीं भूल जाना, भाई को मत भूल जाना, हाँ, तो बहुत मार मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बुआ जी, देख लो। अब हम समझाते हैं, मैंने ये तो बता दिया। इसी तरीके से
ये हमारे पास प्रश्न जो है HCF इतना और LCM इतना। मेरे कहने का मतलब कि जब दो संख्या दिया हो और उसका HCF दे रखा हो और कह दे LCM ज्ञात करना, तो इस टाइप के भी प्रश्न आ जाते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आते ही इस टाइप के प्रश्न। सारा चीज मैं फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहा हूं, है ना, इधर हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को पता होगा, बोर्ड एग्जाम जो देता है ना बच्चा, उससे पूछ लेना पंकज स्टडी सेंटर के बारे में, ठीक है। ओके, जो बच्चा पढ़ा है, जो हमको जानता है जमीनी स्तर से। ओके, आइए मेरे भाई, अब यहां पे हम, ये तो आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। दो संख्या, आपको पता है कि ये दो संख्या है और दो संख्या का HCF 9 है, LCM पूछ रहा है। तो यहां पे लिखना सबसे पहले हल, मैंने लिखा हल। अब याद रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है, गुणनफल किसके बराबर होता है सर, किसके बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना, बराबर होता है। तो याद रखना दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मतलब A गुने B, तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके, तो HCF अगुने में LCM के बराबर होता है। मेरे भाई दो संख्या, एक संख्या ये और दूसरी संख्या ये, दोनों लिख दो। पहली संख्या 306 और गुने में दूसरी संख्या हमारे पास 657 है, हमने लिख दिया। बराबर में HCF कितना है सर जी, तो दो संख्याओं का HCF 9 है तो 9 रख दो, और गुने में LCM आपको ज्ञात करना, निकाल लेंगे। क्या दिक्कत है मेरे भाई, 306 है और गुने में 657 है ना, 9 है ये हमारे पास। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो गुना में तो पक्षांतर करेंगे तो बट्टा में जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। अब सर जी ये बताइए, क्या बताइए मेरे भाई, इसको काटने वाला तो काटो, कैसे नहीं काटेंगे, 9 से कटेगा क्या, 9 से कटेगा तो 9 से काट दो, या इधर काट लो मेरे भाई। 9 सते 63, 2 जाएगा 27, 9 तिहाई 27, ये कट जाएगा। तो हमारे पास 306 अगुने में 73 आया, क्या LCM आया मेरे भाई। तो 306 गुने 73 गुना कर देंगे, तो आइए गुना कर देते हैं मेरे भाई। 306 में गुना करना है 73 से, गुना करके प्यार से आपको लिख देना है, एकदम रापची के स्टाइल में लिख देना है मेरे भाई, है ना। तो क्या होगा सर जी, गुना कर दो, 6 18 के 8, पूरा 18 ही होगा क्योंकि 0 है इधर, 6 18, ठीक है, 0 इधर, ठीक है। 3 तिहाई 9, 918 हुआ, 7 से गुना करो, 6 सत्ते 42 के 2, तो पूरा 42 लिखो क्योंकि 0 है ना, हाँ सबको गुना ऐसे करता है। 7 तिहाई 21, ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत भाई। 7 6 42 के 2 हो गया, ठीक है, हंस गया 4 0 4 होगा, 7 अगस्त, ठीक है। अब जोड़ो, 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 9 4 13 के 3 हो गया, हासिल 1 1 और 1 2 हो गया, और ये 2, मतलब कितना हुआ, 22 33 8 हुआ। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना सर जी, हाँ 22,338, तो 22,338 ये हमारे पास LCM आ गया। यही आंसर, उलट पुलट कर लेना, LCM इधर और इसको इधर कर देना, मैं कर देता हूं इधर ही, है ना, क्या दिक्कत है। लो, तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, तेरे लिए ही मैंने क्या पिया है ना, दूध पिया है, तब ना स्ट्रांग रहेंगे। तब 22,338, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। बोलो अब कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम मेरे भाई, चिंता मत करो। अंत तक जिसने देख लिया भैया एकदम फाड़ देगा, एग्जाम में झंडा गाड़ देगा, शेर की तरह दहाड़ेगा, चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं बुआ जी। लो अगला क्वेश्चन अब आ गया मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त करने वाला, है ना, व्यक्त करने वाला आ गया। तो व्यक्त कैसे किया जाता है, सिंपल है ये प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त करने का तरीका देखो। इसको तोड़ो, कितना से लगेगा सर, 2 से लगेगा, नहीं 3 से लगेगा, 3 से लगा के देखो, 3 दूना 6, नहीं 3 एकम 3, फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 2 छतरी 18, 2 छतरी 18 2, नहीं 3 से नहीं लगेगा। ये कितना से लगेगा सर, 5 से लगेगा, 5 से लगा दो, 5 एकम 5 डबल 0, 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे सर जी, 5 से लगा दिए, अब ये कितना 7 से, 5 से लगेगा, नहीं 5 10 नहीं, 7 से लगेगा, 7 से लगाओ, तो 7 एकम 7, तो ये हो गया 3 0 30, 7 चौक 28, तो ये 2 1 1, 7 3 21 143। अब कितना से लगेगा, 11 से लग जाएगा,
देखो 11 से लगाते हैं, 11 एकम 11, 3, 11 तिया 33 आ गया। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त किया 5 गुने में 7 गुने में 11 और गुने में 13 बराबर 5005। यही हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, यही बस, इसमें कुछ नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त करना है ना। तो इस टाइप के भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर जी। अब मेरे भाई ये बला देख लो, अब कहता है क्या, ये इस टाइप के जो प्रश्न है सअभाज्य संख्या, क्या मेरे भाई सअभाज्य संख्या के रूप में भी आ जाता है। ये सअभाज्य संख्या है ना। तो सअभाज्य संख्या वाला भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी बेहतरीन तरीके से देख लेंगे, चिंता काहे करते हो। सअभाज्य संख्या, ओके मेरे भाई। सअभाज्य संख्या जब भी निकालो याद रखना कि जो भी संख्या दिया गया है ओकर HCF 1 आना चाहिए। अगर HCF 1 आता है तो सहभाज्य संख्या, HCF 1 नहीं आता है सहभाज्य संख्या नहीं है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए हम देख लेते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों में से कौन सहभाज्य संख्या अगर पता करना है तो आइए हम देखते हैं। 32 का पहले फैक्टर करो, 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 से तो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से तो कितना 8 है ना, तो 4, फिर 2 से तो 2। 62 का देखेंगे फैक्टर करेंगे, 2 से 3 हो गया है ना, 1 हो गया 31, अब नहीं लगेगा। तो मेरे भाई मैंने क्या बोला, जो भी संख्या दिया हो उसका HCF निकालना। अगर HCF 1 आता है तो सहभाज्य संख्या, HCF 1 नहीं आता है तो सहभाज्य संख्या नहीं। तो HCF कैसे निकालते, हूबहू मिलना चाहिए, यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2। अब कुछ मिल रहा है नहीं, तो HCF इसका 2 आ गया, मतलब यह सहभाज्य संख्या नहीं है, यह जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, नहीं है, राइट, ये समझा। अब हम क्या करते, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 18 और 25 का। तो 18 का फैक्टर करो सर जी, 2 से लगाएं तो 9, फिर 3 से लगाएं तो 3, अब फिर 3 से लगा देंगे तो कितना 1। 25 का फैक्टर कर लेते हैं सर जी, 25 यानी 5 से लगाएं तो 50 25 5 ही होगा, फिर 5 से लगाएं तो कितना 1 होगा। मेरे भाई अब देखो यहाँ पे, यहाँ HCF कितना आ रहा है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 मिल रहा है, तो HCF हमारे पास 1 आ रहा है। मैंने क्या बोला, जो भी संख्या दिया गया हो और उसका कहे HCF प्राप्त करने के लिए, तो देखना HCF मतलब सहभाज्य संख्या है या नहीं ये पता करने के लिए तो HCF निकाल के देखना। तो है देखिए HCF 1 आया, मतलब यह सहअभाज्य संख्या है, मतलब ई वाला हमारे पास क्या है, सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना, संख्या है, राइट, ये आपने समझा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। शांत और अशांत आवर्ती जो है ये आपके यूपी बोर्ड से हट गया, यानी हमारे लिए हम लोगों के बोर्ड से क्या है, ये हट गया है। ठीक है, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में का है। ठीक है, तो मैंने साथ में लिया ताकि हर चीज मैं आपको समझाते चलूं। तो ये कहानी खत्म। अब सिद्ध करने वाली प्रश्न आती है, हालांकि ये आ गया तो इसको अब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने लिया भी है। ठीक है, आपको आता भी है शांत अशांत प्राप्त करना। अब बात आती है प्रश्नावली 1.2 मेरे भाई, क्या प्रश्नावली 1.2, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब कहोगे सर यहां नहीं कराएंगे मेरे भाई, तो यहां सॉल्व कराएंगे, चिंता मत करो। लेकिन जैसे कि √5 है, हम यहां पे √2 रख करके सिद्ध कराएंगे। ये सारा चीज प्रश्न यूट्यूब पे सर्च कर लेना मेरे भाई, क्या यूट्यूब पे सर्च कर लेना प्रश्नावली 1.2 बाय पंकज सर, सीधा आएगा मेरे भाई, ऊपर टॉप में आएगा। ठीक है, और देख लेना, दिमाग में जाएगा, ये सारा चीज आप लोग कर लेना। मैं अच्छे से रापची के स्टाइल में पढ़ा रखा है मेरे भाई। ठीक है, ओके, ये आप लोग खुद से कर लेना। ओके, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, जो आपके क्वेश्चन सब दिए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अच्छा, इस टाइप के प्रश्न कभी कभी एक्सेप्शन में आ जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, या कोई लड़कों सब पूछ देता रहते हो बताओ तेरे, तो हाँ ओकरा बता देना आराम से। कैसे बताओगे, देखो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे कि ये 7.1
क्या है 3 4 ऊपर बार लगा है, कहे कि इसे पी बाई क्यू के रूप में बदले तो कैसे बदलेंगे? आप क्या करना, पूरा संख्या लिख लेना, मतलब 734 लिख लेना। हमने लिख लिया, ठीक है, लिख लिया 734। अब बट्टा में जितने संख्या पे बार लगा है उतने हमारे पास 9 पड़ेंगे, तो उतने 9 हमने डाल दिया, ठीक है, हमने डाल दिया। रेकरिंग के बाद जो भी संख्या है हम क्या करते हैं, उसको हम घटा देते हैं। रेकरिंग के बाद यहाँ पे 7 है, रेकरिंग के बाद यानी एक अंक है, तो हम क्या करते हैं, मतलब 7 है तो 7 को घटाएंगे। दशमलव रेकरिंग के बीच में जो भी संख्या रहता है जितना संख्या रहेगा उतना जीरो रखते हैं, लेकिन एक भी संख्या नहीं तो एक भी जीरो नहीं करेंगे, है ना। 734 में से 7 घटा दो तो ये 4 निकल गया, उधर से 3 तो 27, मतलब 727 बट्टा में हो गया 99। यही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, एक और दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो। मान लो कि 7 दशमलव और 5 दे दे, 3 4 दे दे, आई पर बार लगा दे, तो कैसे सॉल्व करें? पूरा लिख लेना, संख्या 75 34 लिख लेना। रेकरिंग कितने संख्या पे, 2 अंक पे, तो 2 को 9 डाल देना। दशमलव रेकरिंग के बीच में एगो अंक है तो एगो जीरो डालना। अगर दशमलव रेकरिंग के बीच में एको को संख्या नहीं तो एको को जीरो नहीं पड़ेगा। अब क्या करना, रेकरिंग के बाद जो भी संख्या उसको घटा देना, 75 घटा देना, जो भी आएगा लिख देना आपको, 75 घटा के और बट्टे में 990 रख देना, आंसर आ गया। तो ये आपने मेरे भाई समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब मेरे भाई चलिए शुरू करते हैं आगे। अब आपका आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ये जो पहला प्रश्न है, देखोगे हमारे पास ये यूपी बोर्ड में, मेरे भाई याद रखना, यूपी बोर्ड में 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया और 2024 में पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो क्या ये पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा मेरे भाई। हो सकता है कि 156 के जगह पे 158 कर दे, है ना, या 160 कर दे, तो आपको आएगा तभी तो बनाएंगे ना। एकदम सिंपल है मेरे भाई। यहां पे क्या कहता है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड होगा, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हल, मैंने लिखा हल। अब क्या करो सर जी, 156 है ना, तो आप क्या करो 156 लिखो, इसको तोड़ो, 2 से लगाएंगे। देखो लास्ट में अंत में देखना, अगर कोई सम संख्या है या जीरो है तो वो डेफिनेटली 2 से लगेगा। इस बात को ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लेना मेरे भाई, है ना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 से 7 दूना 14, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब मेरे भाई कितना से लगेगा, तो ये लगा दो, कितना से मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 2 है ना, ठीक है, जो करना है वो करो मेरे भाई। 2 से लगेगा, 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गए। अब ये आ जाने के बाद हम क्या करते हैं सर जी, क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो 2 देखो मेरे भाई, गौर से देखना, क्या कि 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर रख दो 2। 3 एक भी बार नहीं है तो 3 रहेगा, गुने में 13 एक बार है तो 13 रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में आया। तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो यही ऑप्शन, ये बी है, ए बी सी, ये सी ऊपर हो गया, बी कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना, ये नहीं, यही हमारे पास आंसर सही है, ऑप्शन बी। सी ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। समझ में आई बात, समझ में आई तो दे ताली, लाइक करो और दोस्तों को भी शेयर करो और कहो कि मेरे भाई ऐसे ही क्लास हर एक सब्जेक्ट का लेने के लिए एप्लीकेशन पे जाइए, पंकज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर लीजिए। देन रजिस्टर्ड करने का मोबाइल नंबर ले लो मेरे भाई, 85 81 80 29 29, ये हमारा नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम होता है इस नंबर पे कॉल कर लेना। कोर्स लेने में दिक्कत हो रहा है ना, पीडीएफ लेने में दिक्कत हो रहा है, बस कॉल कर लेना, वो आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। आपने इस चीज को बेहतरीन तरीके से मेरे भाई समझ लिया। अब क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो ये प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया यूपी बोर्ड के, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है मेरे भाई। प्रश्न क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 मीटर माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो एम का मान होगा, मीटर नहीं एम का मान होगा, सॉरी,
है ना। तो m का मान पूछा जा रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सीधा दिमाग में जाएगा। सबसे पहली बात है कि 65 और 117 का आप HCF ज्ञात कर लो, और जो HCF आता है 65m - 17 के यानी 117 के बराबर में रख दो, बस निकल जाएगा m का मान। चुटकी बजाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 65 और 117 का HCF ज्ञात कर लेते हैं। आइए यहां से लिखते हैं मेरे भाई हल। मैंने लिखा यहां पे हल, कोई दिक्कत नहीं। 65 है तो 65 लिखो और इसको तोड़ो अभाज्य गुणनखंड विधि। 13 × 5 = 65, 5 से लगाओगे तो 13 होगा, ठीक है। वही हम बात कर लेते हैं 117, 117 है ना, हाँ तो 117 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, है ना, जितना से टूटे मेरे भाई। 19 से टूटेगा नहीं, 19 से नहीं टूटेगा मेरे भाई, 15 से टूटेगा, 15 छक्का 102, है ना, तो 15 सते टूटेगा, है ना, ठीक है, सते 75, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये टूटेगा कितना में वो देखना पड़ेगा। लास्ट में क्या है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या तो कोई दिक्कत नहीं, विषम संख्या 13 × 104 और 13 × 117, ठीक है। 13 से टूट जाएगा ना, है ना, तो 13 से डायरेक्ट तोड़ देंगे तो चलेगा। देखो मेरे भाई 2 से भाग दोगे तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 2 हाँ लग जाएगा मेरे भाई। 117 में आप भाग दे करके देखना, 3 से, 3 तिहाई 9 होगा, घटाएंगे तो 2 7 3 9 तिहाई 39, है ना, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा, है ना, 39 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो तोड़ देते हैं मेरे भाई 39, 3 से लगाएंगे तो 39 × 117, 3 से लगाएं तो 39 × 117। अब इसको तोड़ो मेरे भाई, कितना से, 13 तिहाई 39, 3 से लगाएंगे तो 13 होगा, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। HCF क्या कहता है, HCF कहता है सर जी जो हूबहू मिले, तो यहां भी 13 और यहां भी 13, तो 13 13 मिल गया, इन दोनों में से निकाल लो 13, HCF 13, जो हूबहू मिलता है उसको निकाल करके गुना कर देते हैं, तो HCF 13 आ गया। तो जो HCF आता है उसको क्या 65m क्या करता है, इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए है ना 65m और माइनस के 117 बराबर में रख देंगे किसको, तो 13 को, हमने लिख दिया मेरे भाई। अब m की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 65m बराबर में 13 लिखेंगे, माइनस के 117 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 117 होगा। वही हम बात कर लेते हैं 65m बराबर क्या हो जाएगा, 13 117 जोड़ेंगे तो 130 होगा मेरे भाई। 65 दूना काट दो, 65 दूना काट देंगे 130, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, m बराबर जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे, मतलब m का मान निकल गया सर 2, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आइल बात, अरे कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत हाँ कमेंट करना मेरे भाई, कहीं भी प्रॉब्लम होती है बता देना, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ये आपने समझा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 3, यदि p और q दो कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी p और q कोई धनात्मक संख्या है, ऐसे समझो, है ना, धनात्मक पूर्णांक है, और इस प्रकार है कि p बराबर, मेरे भाई देख लो, p बराबर जो दिया गया है ab², ठीक है, और q बराबर दे रखा है a के पावर 3 और b दे रखा है, जबकि a, b अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, तो अभाज्य संख्या है। तब एलसीएम कह रहा है ज्ञात करने के लिए, बहुत सिंपल है मेरे भाई एलसीएम ज्ञात करना। आप आइए सॉल्व करते, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे लिखना हल। मेरे भाई याद रखना कि जो हमको दिया गया यहां से लिखते हैं हल, अच्छी बात है। p बराबर जो दिया गया उसको तोड़ो, a है तो a लिखो, गुने में b² है तो b गुने में b तो लिख ही सकते हैं। उसी बात पर हम q लिखते हैं, q बराबर क्या, a के पावर 3 मतलब a गुने में a, और गुने में a तो लिख ही सकते हैं, और गुने में ये b है तो b लिख ही सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको ज्ञात करना है एलसीएम, तो एलसीएम जब भी ज्ञात करो मेरे भाई, है ना, एलसीएम ही ना ज्ञात करना है, हाँ एलसीएम ज्ञात करना है। तो जो हूबहू मिलता है, जो हूबहू मिलता है उसमें से एक निकाल लो, तो ए मिल रहा है ना, तो ए निकाल लो, है ना, मैंने निकाल लिया। अब क्या मिल रहा है, अब आपको मिल रहा होगा बी से बी मिल रहा है,
तो b से b मिल रहा है तो b निकालो गुने में, हमने b निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। अब क्या मिल रहा है सर जी? अब आपको जो नहीं मिल रहा है उस सब को लिख लो। तो अब ई बी नहीं मिल रहा है तो हम उस बी को लिख देंगे। गुने में ई दूगो ए नहीं मिल रहा है तो वो दूगो ए के लिख लेंगे, ए गुने में ए लिख लेंगे, हमने लिख लिया। कोई दिक्कत? अब इसको तोड़ो, ए कितने बार? 3 बार, तो ए के पावर 3 हो जाएगा। गुने में या फिर गुना ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बी कितने बार है सर? तब बी यहाँ पे देख रहे हैं 2 बार है, तब बी स्क्वायर लिख दो। तो हमारे पास एलसीएम निकल करके आ गए ए के पावर 3 इंटू बी स्क्वायर, ए के पावर 3 इंटू बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? ए के पावर 3 इंटू बी स्क्वायर, यही आंसर, कोई दिक्कत नहीं। एकदम रापची के स्टाइल में समझ में आएगा भाई, सीधा दिमाग में देखना ध्यान से, है ना। आगे बढ़ते हैं बुआ। लो अगला प्रश्न मेरे भाई, प्रश्न क्रमांक 4 है मेरे भाई। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यदि ए बराबर ये सारे के सारे और बी बराबर ये सारे के सारे, तब एचसीएफ ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, आइए ज्ञात करते हैं मेरे भाई। ए बराबर दे रखा है ये सारे के सारे, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने में 2 लिख ही सकते हैं। और गुने में 3 के पावर 3 मतलब 3 गुने में 3 गुने में 3 तो लिख ही सकते हैं। और गुने में 5 के पावर 4 है मतलब 5 गुने में 5 और गुने में 5 और गुने में 5 बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। उसी तरीके से b का मान है, तो b बराबर क्या दे रखा है सर? 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने में 2 और गुने में सर जी 2, हमने लिख दिया। 3 का स्क्वायर है मतलब हम क्या लिखेंगे? 3 गुने में 3 लिख देंगे, फिर गुने में हमारे पास 5 है तो 5 लिख देंगे। अब आपको a कॉमा b का मान मतलब a कॉमा b का HCF ज्ञात करना है। तो HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं सर जी? जो हूबहू मिलता है उसी को लिखते हैं। यहाँ 2 है सर तो यहाँ भी 2 है, ये 2 निकाल दो। यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2 लिख दो, है ना। आगे बढ़ते हैं सर जी, और कुछ मिल रहा है? यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, उस गुने को 3 लिख दो। फिर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, गुने में 3 लिख दो। फिर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है तो गुने में 5 लिख दो। अब यहाँ 2 है और आगे 2 नहीं है तो छोड़ दो, गुना कर लो सर जी। 5 × 15, 15 × 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। मेरे भाई 180 आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। तो 180 क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना, दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। आपका भाई एकदम रापची के स्टाइल में समझा रहा है मेरे भाई, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। चलो 5वां प्रश्न देख लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितना 2022 में भी पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, है ना। आइए प्रश्न क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कि दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक, कितना? लघुत्तम समापवर्तक यानी लॉसा दिया गया है। 2 संख्याओं का लॉसा, ये 2 संख्या है। अब 2 संख्याओं का लॉसा दे रखा है 3168 यानी 3168। तो मौसा कह रहा है ज्ञात करने। एकदम बहुत सिंपल है मेरे भाई। सबसे पहली बात है 2 संख्याओं का गुणनफल, यहां से लिखना हल। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुने b, है ना। क्या? a गुने b जो है वो किसके बराबर होता है सर जी? तो a गुने b जो होता है मेरे भाई याद रखना LCM और गुने में HCF के बराबर होता है। क्या? HCF के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। लो a गुने b जो होता है LCM गुने HCF के बराबर होता है, तो a गुने b मतलब a हमारे पास प्रथम संख्या और b हमारे पास दूसरा संख्या। ये पहला संख्या या दूसरा संख्या ये हम लिख लेंगे। तो पहली संख्या हमारे पास 132 और गुने में दूसरी संख्या कितनी है? 288। बराबर में एलसीएम कितना है सर जी? आपको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कह रहा है ना। 2 संख्याओं का लॉसा कितना दे रखा है? 3168 दे रखा है और गुने में HCF है तो HCF हम लिखेंगे। मेरे भाई, मेरे शेर, मेरे हीरो, मेरे दिल के टुकड़े, दिल के टुकड़े टुकड़े करके चल दिए, है ना। तो मेरे भाई अब जो कटने वाला काटो। मैंने पहले लिखा 132 अगुने में 288 है ना, तो 288 लिखा।
ये 3168 गुना में बराबर से इधर लाओ तो बट्टा में हो जाएगा, तो 3168 लिख देंगे और बराबर में HCF लिख लेंगे। मेरे भाई जो कटने वाला एकदम प्यार से काटो, क्या सहला के काटो उसको, ठीक है, ताकि उसको दर्द ना हो। तो ऐसे काटो, पहले देखो जिसके लास्ट में अगर सम संख्या तो वो 2 से डिफिनेटली कटेगा, तो आराम से 2 से अगर 132 को काटेंगे या इसी को काट लो, 288 को 2 से काटेंगे, 14 दूना 28 यानी 4, 144 दूना 188, इसको 2 से काट लो तो 15 दूना 30, एक जगह 8 दूना 16, ये 4 हो जाएगा ना, 4 दूना 8। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। 31 यानी 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है, एक जाएगा उधर तो 16 16 8 4, ठीक है, ये मैंने काट दिया। अब और काटो, सहला के काटो, 7 और 2 72 दूना 144 काट लो मेरे भाई, 72 दूना 144 आपने काट लिया, है ना। अब यहाँ पे हम इसको कैसे काटेंगे मेरे भाई, तो इसको 7 दूना 14, 9 दूना 18, 4 है तो ये 2, 792 दूना, ये मैंने इसको काट लिया दूना से, है ना। और भी कटेगा मेरे भाई, इसको काट लो, 132 है ना, इसको काटो तो मेरे भाई 6 दूना 12, एक जगह 6 दूना 12, 66 दूना 132, इसको काटो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 ठीक हो गया, एक जगह 9 दूना 18, एक जगह 6 दूना 12, ये कट गया, ये मैंने काट दिया एकदम प्यार से मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत और भी कटेगा मेरे भाई, और कटेगा क्या, हाँ कटेगा। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इधर इधर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्या बचा, 66 और गुने में 72 और नीचे क्या होगा 396, काट लो। कैसे काटेंगे देखो, यही ना बच गया मेरे भाई, आप काटो 36 दूना 72, कट गया, इसको काटो, ये 1 हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा 19, 9 दूना 18, एक जगह 8 दूना 16, ये कट जाएगा हमारे पास, है ना। चलो तो ये मैंने काट दिया, 198 दूना ये 396 कट गया। अब क्या पढ़ेंगे भाई, 66 है ना, तो 33 दूना हमारे पास 66 हो गया, तो इसको भी काटो मेरे भाई, दूना से कटेगा ना, हाँ, तो 9 दूना 18, एक जगह तो 9 दूना 18, 99 से कट गया। 33 तिहाई हमारे पास कितना होता है, 99 हो गया, 3 से काटो तो 12 तिहाई कितना होता है, 36 होता है। तो मैंने प्यार से काटा और 12 आंसर लेकर के आ गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप काटो मेरे भाई, घबराना नहीं है, ठीक है। तो 12 आंसर यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है तो लाइव स्ट्रीम को लाइक करते चले, है ना। और क्या कमी है ये भी बताना मेरे भाई, ठीक है ना। और मजा तो अइबे करेगा, आप लोग आइए एप्लीकेशन पे, पंकज सर के साथ जुड़िए, सारा टीम वहां पे मिलेगा, ओके। तो ये आपने देख लिया मेरे भाई, ओके। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है सर जी, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। मेरे भाई सहअभाज्य संख्या मैं पहले ही समझा दिया था कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। HCF निकालो, जिसका HCF 1 आएगा वही सहअभाज्य संख्या होगा। मेरे भाई देख लो, ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है मेरे भाई, ये क्वेश्चन 2020 में, 2023 और 2024 में भी पूछा गया है। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आते रहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे मेरे भाई, ठीक है। जिसका HCF 1 आ जाए तो आइए देखते हैं, पहले ऑप्शन ए को तोड़ के देखते हैं, इसका HCF निकालते हैं। 14 को आप क्या लिख सकते हैं, 14 को 2 गुने में 7 लिख सकते हैं। 35 को क्या लिख सकते हैं, तो 35 को लिख सकते हैं 7 पचे 35, 5 गुने 7 लिख सकते हैं। तो इसका HCF कितना लिखा, जो हूबहू मिले, तो HCF यहाँ 7 मिल रहा है, मतलब HCF जो आ रहा है हमारे पास वो कितना 7 हो रहा है, मतलब ये सही नहीं है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगला ऑप्शन बी को देख लेते हैं। तो बी में हमारे पास क्या है, 18 और कॉमा 17 है, तो 18 को तोड़ के देखो, 18 को 2 से लगाएंगे तो 9 दूना 18, ठीक है, रहने दो। अब इसको लगाओ, 3 से लगाएंगे तो कितना 3 होगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 होगा, 25 बच गया, 25 को तोड़ो, 5 से लगाएंगे तो 5 होगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 होगा, मतलब 1 होगा। मेरे भाई यहाँ पे देख लो, इसका HCF कितना नजर आ रहा है सर जी, कुछ नहीं मैच कर रहा है, केवल और केवल 1 मैच कर रहा है, मतलब HCF इसका 1 आ रहा है। मतलब क्या हुआ मेरे भाई, यही रिया है मेरे भाई, है ना, यही रिया है ना। ऑप्शन बी द राइट आंसर, नहीं यही रिया है
है ना। तो यही सही है मेरे भाई, इसका HCF 1 आ गया, बाकी का नहीं आएगा मेरे भाई HCF 1। तो यही सह-अभाज्य युग्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई समझ में आ रही ना बात। तो लाइव स्ट्रीम को लाइक करते चले। अगला प्रश्न ले लेते हैं, चलो। 7वां प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से देखना। 7वां प्रश्न कहता है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग पूछा जा रहा है। देखिए योग पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप क्या करो मेरे भाई, यहां पे लिख लो हल। मैंने लिखा हल। 144 है तो 144 लिखिए एकदम रापची के स्टाइल में। 144 का फैक्टर कीजिए, मतलब अभाज्य गुणन कीजिए। 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14, ये 2 72। फिर 2 से लगाएंगे तो 36 दूना 72। फिर 2 से लगाएंगे तो 18 दूना 36। फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूना 18। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई इसका देखिए कि पावर कितना आता है। 2 कितने बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 के पावर 4। अब गुने में 3 कितने बार, 2 बार, तो 3 के पावर 2। मेरे भाई यहां कहता है कि घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो घात कहां है, किसको घात बोलते हैं, ऊपर वाले को घात बोलते हैं। तो ये 4 घात है और 2 घात है, तो हम लिखेंगे अतः घातों का योग बराबर क्या, योग बराबर क्या लिखेंगे, तो 4 और 2 जोड़ देंगे, 4 प्लस में 2 मतलब हो गया 6। यही आंसर हो जाएगा, घात जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो मेरे भाई ऑप्शन डी द राइट आंसर। हाँ समझ में आई बात, समझ में तो आईवे करत है ना। पागल बना के हमरा घूमही पटनवा में, एक बार मिल ली है रांची पागल खनवा में, है ना। हमरा तो नहीं आता है, गाने का बहुत इच्छा है, बहुत शौक है, लेकिन क्या कहे गला ही खराब है, मन नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 8, शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर। मैंने भी बोला देखो भाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर मतलब घटाव क्या होता है। जैसे परिमेय संख्या 5 हो गया, अपरिमेय संख्या √3 हो गया, और इसका अंतर क्या होता है, तो याद रखना सदैव यानी हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं सर जी, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाई एक अपरिमेय संख्या, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है सर जी, प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है, 15, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक है। 15, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक है, ये आपसे सर पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम लिख लेंगे 15, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक। ओके, ये 2020 में भी पूछा जा रहा है और ये 2024 में भी पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, देखिए 15 है तो 15 का फैक्टर कर लो। तो आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 15 को 3 से लगाएंगे तो 5 आएगा, है ना। 18 को आप तोड़ो, 18 को तो 3 से लगाएं तो 36 18, मतलब ये आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं। 2 से लगाओ तो 9 आएगा, फिर 3 से लगाओ तो 3 आएगा। अब 24 को तोड़ो सर, 24 को तोड़ोगे तो कितना, 2 से लगाएंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 आएगा। अब रहो भैया घूमो। अब मेरे भाई एलसीएम कह रहा है ज्ञात करने के लिए ना, यानी लॉ 100, तो लॉ 0 100 0 लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का तरीका है कि जो मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिला उसको लिख लो, है ना। तो यहाँ पे देखो 3 है, क्या 3 है आगे, हाँ यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, और मेरे भाई यहाँ भी 3 है, तो 3 लिख लो गुने में। अब कुछ मिल रहा है क्या सर, यहाँ 5, क्या कहीं 5 है, नहीं, तो 5 लिख लो, जो नहीं मिला उसको भी लिखते हैं। मेरे भाई यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो ये 2 लिख लो, हमने लिख लिया। अब गुने में जो जो मिल गया उसको एक बार लेते हैं। अब यहाँ 3 आगे है, 3 नहीं, तो 3 लिख लो। गुने में ये 2 सब नहीं मिला, ये 2 को लिख लो 2, और गुने में ये भी 2 हमने लिख लिया। गुना करके लिख दो सर। आइए 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 दूना 90, और 90 दूना 180, 180 दूना 360 सर,
ए हमार आंसर आ गई बाबू, है ना। 360 ऑप्शन डी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, एकदम रापची के स्टाइल में बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया, है ना। हवट खुजली परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम शानदार तरीके से समझो, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, 11वां प्रश्न देखिए क्या कहता है बउआ जी, क्या कहता है। जे कहता है बउआ जी प्रणाम, मतलब प्रणाम सर, इसको प्रणाम कीजिए। ये अपने आप में मगन में चूर है कि हमरा से बड़ा तुर्रम खान नहीं है, हम ही एगो भारी है। तो भारी है तो क्या है, 2 किलो नहीं होगा, चटनी बना देंगे हम, ठीक है, इसको चटनी बनाते हैं। दिया है HCF इतना, यानी दो संख्याओं का HCF 18 है, तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए। अब बताइए, क्वेश्चन में जान है, एकदम एकदम तानाशाह की तरह एकदम खड़ा है, दूर चौपट बात। देखो कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई। दो संख्या है, दो संख्या मतलब एगो पहला संख्या ए और दूसरा संख्या बी, इन दोनों संख्या का HCF 18 है। आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो HCF और गुणे में LCM के बराबर होता है, राइट। तो ए का मान कितना हो जाएगा 252, और गुणे में बी का मान कितना हो जाएगा 594। अब बराबर में HCF कितना है सर जी, तब मेरे भाई HCF हमारे पास कितना 18, और गुणे में LCM कितना है सर, तो LCM आपको निकालना ही तो है, ज्ञात कीजिए LCM, तो LCM रख देते हैं। तो मेरे भाई इसको सॉल्व करो, अगर हम कहें कि LCM बराबर क्या होगा, तो याद रखना ये जो संख्या 252 लिखो, गुणे 594 तो 594 लिखो, और बट्टे में क्या हो जाएगा 18, क्योंकि गुना में है तो बराबर से तो बट्टा में जाएगा, तो इसके बट्टे में रख दिए। अब जो काटना है उसको काटो, नहीं काटना है तो नाचो, बात खत्म। काटो मेरे भाई। आप देखो 2 नमा 18, या फिर चलो छोड़ो 9 दूना 18, इसको भी 2 से काटो, तो 12 दूना 24, 6 दूना 12, 126 दूना 252, है ना। अब काटो मेरे भाई, काट देंगे, क्या दिक्कत है ना। चलिए, हा 14 नामा 26 से, 14 नामा 26 से 126, तो हमारे पास आ गया 14 गुने में 594, ये हमारे पास आ गया। तो 14 से 594 में गुना करो, जो आएगा वही हमारे पास आंसर होगा। बस आप लोग कमेंट करके बताना सर जी, है ना, कि इसका आंसर ABC क्या होगा। कुछ क्वेश्चन तो आपके लिए भी तो दे, 14 गुने 594 तेरा नहीं आता है ना, ऐसे करेगा कि। आगे बढ़ते हैं बुआ जी। हाय देखिए बुआ जी, प्रश्न क्रमांक 12, 148/185 का दशमलव रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम, दशमलव ना सरलतम रूप, मतलब जितना हो सके उतना काटो, कटने के बाद जो आता है वही आंसर। तो बहुत बच्चे को काटने नहीं आता, तो काटने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आप क्या कर लेना, 148 का पहले फैक्टर कर लेना। तो आइए मेरे भाई 148 का फैक्टर करते हैं, ठीक। 2 से लगाएंगे तो 7, ये हो गया 4 74, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, ये हो गया 7 37। अब कुछ है नहीं कटने वाला, छोड़ दो। अब उसी बात पे हम क्या करते हैं, 185 का फैक्टर करो। 17 मेरे भाई, 2 से लगेगा 9 नहीं, 3 से लगेगा 36 18 नहीं लगेगा, 5 से तो लगिए जाएगा ना, 5 तिहाई 15, 3 जाएगा तो हो जाएगा 35, 7 5 35 आ गया। तो हमारे पास जो है ये 148/185 जो आप देख रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको यहां से सॉल्व करते हैं। लो का रे भाई, काहे नहीं चल रहा है, कौती लॉक हो गया रे भाई, मच्छर के मुंह बैठ गया कि रे भाई, मान ले, हाँ आ गया, मान लिया। तो इस प्रश्न को हम इधर सॉल्व करते। 148 का फैक्टर किए थे कितना, 2 गुने में 2 और गुने में 37 आया सर, बटा लगाइए। 185 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा सर, तो 185 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुने में 37 होगा, तो हमने 37 रख दिया। अब सर इसको काट दीजिए ना, क्या दिक्कत है, काट दो। तो 37 से 37 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा सर, हमारे पास बचा 2 दूना 4 और बट्टा में 5, मतलब 4/5 हमारे पास है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, 4/5 ये आंसर। बताइए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कितना सिंपल है काटने का। अभाज्य गुणनखंड विधि कर लो, जिसको नहीं आता है, आज इसको सब कुछ पता है, धराधर काटो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुटकट्टा मशीन में। बउआ जी प्रश्न क्रमांक 13 का कहता है, देखिए 13 कहता है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी,
कहता है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अरे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आई प्रश्न देखिए ना, 2023 में पूछा है, 2024 में पीछे पूछा है ना, दोनों में पूछा है मेरे भाई। आई प्रश्न आ जाएगा 2025 में आएगा, भले अंक बदल दे, देखिए आएगा, है ना। देखो अभाज्य संख्या, सबसे पहले फैक्ट समझो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यह डिफिनेशन एक पर लागू नहीं होता है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। इस बात को ध्यान रख लेना। हाँ, कान खोल के देख लो, तेल डाल लो, है ना, न सुनाई दे रहा था। सबसे छोटी है क्योंकि ये स्वयं से भी कटेगा, यानी 2 से भी कटेगा और ये 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। उसके बाद अभाज्य संख्या 3 है। 3 जो है तो वो स्वयं से भी कटता है और ये 1 से भी कटता है। उसके बाद 5 है अभाज्य संख्या। इस तरीके से आप देख लिए, ठीक है। तो इसमें देखो सब, इसमें अभाज्य संख्या कौन है मेरे भाई? तो यहां पे देख सकते हो 2 है। अभाज्य संख्या एक इसी से रिलेटेड आता है, एगो भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, या इसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। तो जैसे 1 तो होता है, ये क्या, 1 तो कभी ना तो भाज्य ना अभाज्य है। 2 जो होता है ये स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता, मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। 3 भी क्या है? ये स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं करता है, मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। तो इसके बाद जो आता है मेरे भाई 4, 4 क्या है? ये स्वयं से, यानी 4 से भी कटेगा, ये 1 से भी कटेगा और ये 2 से भी कटेगा, मतलब स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, यही भाज्य संख्या होगा, है ना। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब भाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। अगला प्रश्न क्रमांक 14, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 के विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष जो है 5 प्राप्त होता है, तो वह होगी। बड़ा सिंपल है। आप क्या करो, प्रत्येक दशा में क्षेत्रफल जो है वो 5 प्राप्त होता है, तो यही 5 इसमें से भी घटा दो और इसमें से भी घटा दो। दोनों में से घटाने के बाद 2 संख्या प्राप्त होगी, और जो संख्या प्राप्त होगी उसका HCF निकाल दो, बस बात खत्म। सिंपल। तो आइए घटा देते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हल लिखते हैं। 245 में से आप 5 घटा दो तो हमारे पास 240 होगा। उसी तरीके से 1037 में से आप क्या करो, 5 घटा दो तो हमारे पास 1032 होगा। अब ये 2 संख्या है, इसका हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो या तो आप 240 से भाग दे दो डायरेक्ट 1032 में, है ना, इससे निकल जाएगा, या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो मेरे भाई, यानी 240 का फैक्टर कर लो और इधर 1032 का फैक्टर कर लो। चलिए मेरे भाई फैक्टर करके आपको निकाल करके बताते हैं। 2 से लगाएंगे तो 12 दूना 24 यानी 120। 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 60 दूना 120। 2 से लगाएं 30, फिर 2 से लगाएं तो 15 और फिर हमारे पास 3 से लगाएं तो 5 15। ये हमारे पास आ गया सर जी। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब हम क्या करते हैं सर जी, ये सब आ गया, अब इसको देखते हैं 1032 का। 2 से लगाएंगे तो 5, ये 1, ये 6 दूना 12, 516। फिर हमारे पास 2 से लगाएं तो 2, 5 दूना 10, 8 दूना 16 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएं तो 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24, है ना, 1 जाएगा इधर तो 18 और 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर हमारे पास कितना, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 2 से ये नहीं लगेगा, 129 है ना। 3 से 3 चौके 12, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 से 4 3 12, 3 3 9, ये लग गया। अब 3 से लगेगा, 3 का नहीं, अब नहीं लगेगा सर। तो HCF कह रहा है निकालने के लिए, तो जो हु बहु मिले उसी को रख दो मेरे भाई। HCF कह रहा है ना, तो देखो हु बहु क्या मिलता है, यहां भी 2, यहां भी 2, ये 2 पटक लो गुने में, यहां भी 2, यहां भी 2, ये 2 पटक लो गुने में, यहां भी 2, यहां भी 2, ये भी 2 पटक लो गुने में। अब यहां 3, यहां भी 3, ये 3 पटक लो। अब कुछ है नहीं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 हमारे पास 24, 24 HCF आया, मतलब ऑप्शन सी द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। एकदम रापची के स्टाइल में समझा रहा हूं मेरे भाई, सीधा दिमाग में जाएगा, चिंता मत करो बउआ जी, है ना।
आगे बढ़ते हैं बुआ जी। 15वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, बताइए। 10.1 नीचे से ये स्टार्ट करते मेरे भाई। ये प्रश्न 2023 में भी पूछा, 2024 में भी पूछा जाएगा। 0.101111 मतलब इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें क्या है? कोई रिपीट नहीं हो रहा है मेरे भाई, है ना? तो रिपीट नहीं हो रहा है। और हाँ, यहां पे टाइपिंग में पॉइंट छूट गया, ये डॉट डॉट लगा था, ठीक है, ये पॉइंट छूट गया है। तो ये कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये अपरिमेय संख्या। इंट्रोडक्शन में बताएं पीछे, इसी वीडियो में पीछे बताया शुरुआती दौर में, ठीक है। 10.1 का पूर्ण रूप से वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है मेरे भाई। √3 और √7 को गुना करेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 21, और रूट अंडर 21 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब यही सही है ना? ऑप्शन ए। तो इसको तोड़ के देखो, √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7 है। इसको तोड़ो मेरे भाई, ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा। √5 प्लस में √7 है, इंटू फिर √5 माइनस के √7 है, ठीक है। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये भी ए मान लो, ये बी मान लो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये वाला इस फॉर्म में, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप का दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाना है, तो ला देंगे। ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर करेंगे, अब माइनस बी स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई। √5 का स्क्वायर मतलब 5 और √7 का स्क्वायर मतलब 7 बराबर माइनस के 2। तो ये हमारे पास क्या? परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? 15वां प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। इसी बात पे हम क्या करते हैं? 16वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 3556 क्या है? 3556 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आता है मेरे भाई। 7 शेषफल आता है। ऐसी संख्या जैसे 35 दिया गया है, 56 दिया गया है, उसके बाद क्या 91 दिया गया है। ऐसी संख्या में हम क्या करते हैं मेरे भाई? लघुत्तम निकाल लेते हैं, और जो लघुत्तम निकलेगा उसमें हम क्या करते हैं? 7 को ऐड कर देते हैं, बस सिंपल। तो इसका हम कैसे लघुत्तम यानी एलसीएम निकालेंगे? देखो मेरे भाई, आप डायरेक्ट लघुत्तम निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी लघुत्तम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 7 × 5 = 35, 5 है तो 7 × 5 = 35। ये हमारे पास क्या? 7 × 8 = 56 या 8 × 7 = 56, ठीक है। 7 से लगा तो 7 × 8 = 56, 13 × 7 = 91, 7 से लगा तो 13 × 7 = 91 मेरे भाई। इसका HCF या क्या निकालना है? LCM निकालना है, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालोगे मेरे भाई? देखो, हाँ, LCM मेरे भाई ध्यान रखना, जो हूबहू मिल रहा है उसको एक बार लिखो, तो 7 निकाल लिए, और गुने में जो नहीं मिला उसको लिख लो 5, और गुने में 8 नहीं मिला, और गुने में ये 13 नहीं मिला, मैंने लिख लिया। अब देखो 7 × 5 आप करेंगे 35, है ना, और 13 × 8 आप करेंगे 104, तो गुना कर दो। 5 का 20 के 0 मतलब 20 ही रख दो, 5 एकम 5 रखो 520, 4 × 12 के 2 हासिल है कि ये 12 ही होगा, 3 एकम 3, ये 0 2 2 4 5 1 6 और ये 36 40 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 36 और 40 होगा। लेकिन शेषफल कितना है? 7 है, वो जोड़ देंगे तो हमारे पास 36 40 मतलब 36 47 हो जाएगा। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? तो आपने टोटल आपने जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व किया, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया मेरे भाई। जब भी एग्जाम दोगे तो इससे बाहर नहीं आने वाला है, और इसी तरीके से मेरे भाई एप्लीकेशन पे सारे वीडियो आ जाएंगे, सारे चैप्टर का आ जाएंगे, हर एक विषय का आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो आप लोगों को एप्लीकेशन में ज्वाइन हो जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का, या प्ले स्टोर में सर्च कर लेना पंकज स्टडी सेंटर, हमारे चेहरा वाला एप्लीकेशन नजर आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, और क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहां अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहां क्या कहता है? 867 और 255 का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये 2024 में पूछा है, और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। देखो
यहां पे मैंने सॉल्व किया, देखो मैं आपको बताता हूं कहां पे सॉल्व किया है। हमने बोला था ना कि आगे क्वेश्चन आएगा और आगे मैं आपको बताऊंगा, और जो सॉल्व किया वो मैंने बता भी दिया, ठीक है। देखो कहां पे मैंने सॉल्व किया था, देख सकते हो, ये देखो यही प्रश्न है। मैंने बोला ना अभाज्य गुणनखंड विधि से 867 और 255 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो दोनों ज्ञात कर दिए हैं। HCF हमारे पास कितना, HCF है 51, और LCM इधर निकाले, LCM कितना 43 35 निकाले, है कि नहीं। तो आपने देख लिया, उस प्रश्न को आपने सॉल्व कर लिया, इसका मतलब ये हुआ है ना। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कहते हैं, संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ऐसे भी प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, ये 2022 और 2024 में पूछा गया। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 26 और 91 का, 26 है और इधर 91 है, सर जी तोड़ लो ना, 2 से लगाएंगे तो 13 है ना, इधर क्या है 7 से लगाएंगे तो 13 7 91। मेरे भाई HCF कितना होगा, तो HCF जो हु बहु मिलता है वही हम निकालते हैं। तो हु बहु यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13, 13 निकालो HCF, ये हमारे पास आंसर। और LCM निकालते हैं क्या, जो हु बहु मिलता है उसको भी लिख लो, 13 है तो एक बार लिख लो, और गुने में जो नहीं मिला उसको लिखो 2, और गुने में हमारे पास 7, ये हमारे पास आ जाएगा। गुना कर लो, 13 दूना हमारे पास कितना हो जाएगा 26, और 26 में 7 से गुना करो, 7 छक 42 के 2 हासिल गया 4, 7 दूना 14 4 18, 182 मेरे भाई, 182 आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, देखो कितना सिंपल है, मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। बताओ कोई हवट खुजली परेशानी नहीं ना। हर एक सब्जेक्ट का यूट्यूब पे मैं आपको डाल दूंगा डेमो क्लास, साइंस का भी आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यह प्रश्न 2019 में, 2020 में, 22 में, 23 में सभी में पूछा गया है, और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं सबसे पहले करूंगा क्या, हल। मैं लिखता हूं यहां पे हल, और लिखेंगे क्या, कल्पना किया कि, क्या लिखेंगे, मैं कल्पना लिखते हैं, कल्पना किया कि 5 प्लस में √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो मेरे भाई, जब परिमेय संख्या है तो, जब परिमेय संख्या माने तो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस के √3 बराबर p/q, आसानी से लिख सकते हैं। अब मेरे भाई देखना ध्यान से, p/q लिख दिए। अब यहां पे लिख सकते हैं कि जहां जहां क्या है, p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि p और q कोई भी जो दो संख्या दिया गया उसका HCF निकालो तो 1 आना चाहिए, वही सह अभाज्य संख्या होता है। और जहां q के बराबर में 0 भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये आपने कंडीशन लिखा। अब मेरे भाई इसको ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। देखो √3 तो √3 लिखो, बराबर में p/q तो p/q लिखो। ये प्लस के 5 है, पक्षांतर कर दो तो माइनस के 5 होगा। वही हम बात करते हैं √3 बराबर क्या हो, इसके नीचे 1 छिपा रहा था, q ले लो LCM, तो ये p और माइनस के 5q आ जाएगा। इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण 1। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ है ना, यहाँ जो है लिखेंगे यहाँ √3 जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। एवं ये हमारे पास जो देख रहे हैं p, 5q, q, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। तो बताइए कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, नहीं, यह असंभव है। तो हम लिखेंगे यहां पे, चूंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, आगे पीछे कर सकते कोई दिक्कत नहीं, अपरिमेय संख्या क्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो लिख देंगे असंभव है, असंभव है ना। अतः हमारी कल्पना गलत है,
क्या असंभव है, तो इसके बाद इधर लिखना है अतः, है ना, हमारी कल्पना जो है सर जी, कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, है ना, अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है मेरे भाई, है ना, इससे सिद्ध होता है कि, तो सिद्ध होता है हमारे पास क्या कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है मेरे भाई, संख्या है, राइट। ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। तो आपने इसको समझ लिया। अब हम क्या करेंगे सर जी, अब जो करना है वो तो करेंगे ही, डांस करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो, ये मेरे पास प्रश्न आ गया मेरे भाई, है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपको ये 2019 में भी और 2020 में भी पूछा गया है मेरे भाई। व्याख्या कीजिए, क्योंकि ये इतना और इतना एक भाज्य संख्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि एनसीईआरटी के बुक का है प्रश्न, और ये मैं आपको छोड़ देता हूं क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी में पूरा पढ़ा रखा है मेरे भाई, है ना। देख लेना, हूबहू आसानी से इसको बना सकते एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, एकदम सिंपल है, नॉर्मल है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ो मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, 5वां मेरे भाई, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न 2019 में भी पूछा, 2020, 2022, 2023 और 2024 में लगातार पूछा गया है मेरे भाई। √2 के जगह पे √5 भी लिख सकता है, या √2 के जगह √3 भी लिख सकता है। जब इस सबको सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस सेम रहेगा मेरे भाई, प्रोसेस क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है मेरे भाई। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए, ये तो आपने समझ लिया मेरे भाई, बहुत सिंपल है ऐसा प्रश्न। अच्छा एक बात बताइए, जब आप √5 सिद्ध कर लेंगे तो क्या √2 नहीं सिद्ध कर सकते? क्या √3 नहीं सिद्ध कर सकते? बिल्कुल सिद्ध कर सकते, क्योंकि सेम है, सेम रहेगा, जो लिखना है सेम रहेगा, बस अंक बदलना है। अगर √5 सिद्ध कर रहे हैं तो अब मान लो कि वो कर लिए, अब √2 करना है तो 5 के जगह पे 2 रख देना है ना। अगर √3 कर रहा है तो भाई जो √2 सिद्ध किए हैं तो 2 के जगह पे 3 रख देना है, एकदम सिंपल है कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन तो हम यूट्यूब पे करा दिए हैं ना मेरे भाई, है ना। आपके प्रश्नावली 1.2 में ये सारा चीज हम तो करा दिए हैं, है ना। तो वो कर लेंगे तो ये भी कर लेंगे, एकदम सिंपल है ना। तो माथा पे जी टाइम लेने की क्या जरूरत है फालतू की, नहीं ना, है ना। तो ये सब खुद बना लेना अपना, काफी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, कह देना कि नहीं आ रहा था बोल देना, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और मैंने करा भी दे रखा है, प्रश्नावली 1.2 बाई पंकज सर, सर्च करना मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब देखो ये भी प्रश्न है एनसीईआरटी 2019, 2022 और 2021 में भी पूछा जा रहा है। 100% चांस है मेरे भाई 2025 में आ जाए या 2026 में आ जाए, ठीक है। इस बार 100% चांस है, ओके। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये लगातार 2025, 2026, 2027 सब में पूछेगा, मुझे पता है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आइए कर लेते हैं। कल्पना किया, ये भी हमने सॉल्व करा रखा है ना। यहां पे लिखो हल, मैंने लिखा हल। अब क्या, हलो हम लिखेंगे क्या, कल्पना किया की, कल्पना किया की, क्या लिखेंगे, तो 7√5 एक क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या, क्या है मेरे भाई, हलो अपरिमेय संख्या है, अपरि नहीं परिमेय संख्या मान लो, परिमेय संख्या है तो मेरे भाई परिमेय संख्या है तो इसको मान लेंगे ना कि P/Q बराबर, यानी इसको लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर P/Q, है ना। अब मेरे भाई यहां से हम क्या करेंगे सर, देखो यहां से हम क्या करेंगे, 7 गुना में तो बट्टा में रख दो ना, तो √5 तो √5 बराबर P/Q, 7 गुना में है तो बट्टा में रख दो, ये मैंने बट्टा में, गुना में इधर गया बट्टा में। अब ये आ गया हमारे पास, चलिए इतना आ गया तो हम यहां पे लिख सकते, ऊपर पहले लिख लो यहां पे, जहां P और
क्यू क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य अभाज्य संख्या है और क्यू बराबर जो है 0 नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इसको आप सॉल्व करेंगे। आप क्या सॉल्व करना है, ये समीकरण 1 मान लो मेरे भाई। यहां देखो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, √5 एक यहां पे लिखेंगे, यहां √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है एवं ये p/7q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या बराबर हो सकता है? यानी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या बराबर हो सकता है? नहीं, ये तो असंभव है। तो आप लिख लेना अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है ना। इससे सिद्ध होता है कि क्या मेरे भाई, इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपने ये सारे चीज क्लियर कर लिया मेरे भाई। अब जब क्लियर कर लिया तो मैं आपको बता देता हूं, एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, वैसे ही बनाना है ना। 2 + √3 बिल्कुल सेम है, वैसे ही बना लेना, बस इसको हल कर लेना। जैसे p/q मैटर वही रहेगा, 2 + के √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि p/q माने हैं इसलिए इतना बराबर। अब इसको क्या करना, 2 है तो 2, या फिर √3 है तो √3 कर लेना, p/q कर लेना, 2 प्लस का इधर है तो माइनस का, है ना, इसका एलसीएम लेना, और जो मैटर वो लिखते हैं कल्पना किया कि वो मान लेना, और नीचे लिख लेना कि √3 एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर होगा? नहीं, असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि फन्ना चिन्ना है ना। तो ये सब सिंपल है मेरे भाई, ये आपने समझ लिया। अब जब ये समझ ही लिया है मेरे भाई, तो मैं आपको बता देता हूं। अब ये देखो, ये चैप्टर क्या था, मेरे भाई, ये एक था चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये हमारा रहेगा यूट्यूब पे डेमो क्लास मेरे भाई। अब जो भी क्लास होगा, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 हो गया, जो भी अंत तक चैप्टर 14 तक है ना, सारा चीज आपको कहां मिलेगा, एप्लीकेशन पे मिलेगा, पंकज स्टडी सेंटर ऐप पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का, है ना, वहां से डाउनलोड कर लेना, मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर लेना, कहां से है, CTVT जीमेल आईडी भर लेना, उसके बाद कोर्स आप परचेज कर लेना यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डेमो भी देख लिया एकदम शानदार तरीके से। प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं यूट्यूब पे डेमो डाल दूंगा, देख लेना, पसंद आए तो खरीद लेना, एकदम एग्जाम तक चलेगा। ऐसा नहीं सोच लेना कि महीने महीने हमको भरना पड़ेगा, नहीं, महीने महीने आपको नहीं देना, एग्जाम तक ये कोर्स चलेगा आपका, कोई दिक्कत, इसका वैलिडिटी रहेगा। ठीक है ना। तो आप लोग जरूर दोस्तों को भी जोड़िए मेरे भाई, मैं आ गया हूं, है ना, आपके लिए एकदम यूपी बोर्ड में धमाल मचाने। और मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल चैनल बन चुका है, पंकज स्टडी सेंटर यूपी बोर्ड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग जाकर के देख लेना और सब्सक्राइब करके ले लेना, सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही 2 मिलियन पूरेगा हम उस पर स्पेशल यूपी बोर्ड के टीचर उतार देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।